इसलिए ना आप सिंपल सा है, फैसला करें। फैसला अगर गलत हो जाए तो आप अपने एक्शन से ठीक करें। किसी को इंस्पायर ना करें, किसी को इम्प्रेस ना करें, सच बोलें, किसी जगह से शुरू करें और खुद ब खुद मंजिल आपके पास है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू शो हम और आप विद PNY सीरीज। मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। आप सब लोग जानते हैं PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। और हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप लोगों की मुलाकात करवाएं ऐसे गेस्ट के साथ जिनकी राय आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तो हेल्पफुल होगी और दूसरा आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि इस चीज़ से हमारा पॉजिटिव इफेक्ट आता है अगर हम ऑप्ट करना चाहें। सबसे पहली बात ही यही है। तो आज का सेशन ही हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे उन नौजवानों के लिए है जिन्हें फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। भाई मैट्रिक में क्या सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, डिग्री हो जाएगी तो डिग्री के बाद क्या करना है, डिग्री के बाद जब जॉब के लिए जाना है तो इंटरव्यू की तैयारी। तो ये सारी जो एक क्रूशल टाइम पीरियड होता है हमारे यंगस्टर्स के लिए, तो इसमें हम किस तरह से इस टाइम पीरियड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या हेल्दी टिप्स हैं फॉर आवर यंगस्टर्स, हम जानेंगे। हमारे जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सर साजिद खान बतूर साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं डेवो के। हम इनसे इनकी राय लेंगे और आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेकर आएंगे जो हम सब के लिए हेल्पफुल होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बहुत बहुत माफ़ी आपका। यस, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे एक बड़ी ज़बरदस्त आपने अपनी स्टोरी भी बताई। मैं चाहूँगी ऑफ एयर तो मैंने सुनी है लेकिन ऑन एयर हमारे बच्चों को भी पता चले कि ऑब्वियसली आपने जो एक इतनी एफर्ट की है उस एफर्ट से आपने बहुत कुछ सीखा और हम चाहते हैं कि उसी नॉलेज को आप हमारे बच्चों के साथ भी शेयर करें। आपका जो क्वेश्चन था, जो आपका सब्जेक्ट है, वो ये है कि बच्चे सब्जेक्ट कैसे चुनें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखें, आप सब लोग जब मैट्रिक में होते हैं तो आप बहुत ही यानी इमेच्योर होते हैं, बहुत यंग होते हैं, और जो आपका फैसला होता है वो बहुत ही बड़ा होना है। यानी आपका मुस्तकबिल मैट्रिक के एज में होते हुए 16 साल की उम्र में आपने एक ऐसा फैसला करना होता है जो कि बहुत बड़ा साबित होना है। तो एक तो यानी आपसे गलती ज़रूर होगी, ये आपने दिमाग में रखना है कि फैसले कैसे होते हैं। कुछ पेरेंट्स के बच्चों को ऑप्शन ही नहीं होते कि वो सब्जेक्ट चुन सकें। उनको वही करना है जो बड़ी बहन या बड़ा भाई कर रहा है, या माँ बाप की जो कमज़ोरियाँ हैं या जो उनकी डेफिशिएंसीज हैं। अब वो डॉक्टर नहीं बने, वो कहते हैं आप डॉक्टर बनेंगे, या मैं डॉक्टर बन गया हूँ तुम डॉक्टर बन जाओ, मैं फौज में हूँ तुम फौज में चले जाओ ना। उनको पता ही नहीं कि हर बच्चा डिस्टिंक्ट है, हर बच्चा यूनिक है, हर आदमी का अपना एक रास्ता है। तो एक तो फैसले ऐसे हो जाते हैं जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वालिद पेरेंट्स यानी इलिटरेट होते हैं, वो गाँव में होते हैं, उनके लिए और मुश्किल होती है। वो इंस्पायर्ड होते हैं सोशल मीडिया से, लोगों से, और वो स्ट्राइक पे निकल जाते हैं कि जी अब मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी अपनी इंस्पिरेशन होती है। तो मेरा एक तो मशवरा आपको ये कि आप छोटी उम्र से बुक्स भी पढ़ें, राइटर्स पढ़ें, ट्रेनिंग्स भी लें, ताकि आपको थोड़ा सा फैसला करने में आपके लिए आसानी होती है। ये फैसला जब आप उस वक्त कर रहे होते हैं तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं ये गलत साबित होता है, मगर इसमें भी परेशानी की बात नहीं है। कोई भी, मैं आपको अपनी स्टोरी सुना लेता हूँ जिससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने 8th में, उस ज़माने में ये प्राइवेट स्कूल नहीं थे इतने, तो 8th में यानी बोर्ड का एग्ज़ाम होता था। अभी तो सारे बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए, उस वक्त स्कूल के एग्ज़ाम नहीं होते थे। 8th में शुरू होता था मिडिल के एग्ज़ाम। तो मैंने डिस्टिंक्शन से पास किया और मैंने पेशावर बोर्ड को टॉप किया। तो जब वो कोई टॉप करता है तो स्कूल भी गलती करते हैं, वो यानी अच्छे बच्चों को साइंस और बुरे बच्चों को आर्ट्स देते थे उस ज़माने में। ये भी एक कॉन्सेप्ट गलत था कि जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो साइंस पढ़ सकता है और जिसके नंबर कम होंगे। तो मैं टॉप की यानी एक सेक्शन था उसमें चला गया साइंस में। जैसे मैं 4-6 दिन गुजारे, मैं बड़ा बोर हुआ कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, मज़ा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने समहाउ वकील बनना था। मैंने सोचा था कि मैं लॉ करूँगा और मैंने वकील, तो वहाँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। तो मैंने कहा कि मैं इसको छोड़ता हूँ। तो मैं जब घर आया और मैंने अपनी वालिदा से बताया तो मुझे बहुत मारा गया कि साइंस कोई छोड़ता है। तो 3-4 दिन तक मैं रोता रहा, फिर गया। फिर मैंने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल थे जनाब असलैन नकवी साहब, जो पेशावर के रहने वाले लोग हैं, उनको पता होगा उनका प्रोफाइल क्या था। वो जो स्कूल था वो नंबर 1 कैंट था, वो जो उधर के रहने वाले लोग हैं उनको अंदाजा होगा मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मारा, हर आदमी ने मारा ही मुझे। अच्छा। कि जी आप साइंस छोड़ के जाओगे, इतने ब्रिलियंट बच्चे हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। बहरहाल मैं बाज नहीं आया और वो मुझे रो धो के मुझे ले गए एक क्लास सेक्शन में जहाँ आर्ट्स के बच्चे थे, और वहाँ बिठाया, और वो टेम्पररी बिठाया। उनको बताया गया कि ये लड़का बहुत जल्दी बोर हो जाएगा और ये वापस आएगा तो 3 दिन बिठा दें, इसका शौक खत्म हो जाए, शौक पूरा हो जाए। तो मैं वहाँ बैठा, फिर मैं वहाँ खुश था
पर मैं अपने साइंस को छोड़ के मैं आर्ट्स में चला गया, जहाँ मेरा दिमाग काम करने लगा और मैंने फिर दोबारा से बहुत हाई मार्क्स से यानी मैट्रिक किया। फिर मैंने एफए किया, एफए के साथ साथ लॉ की खातिर मैं इस्लामिक कॉलेज चला गया, लॉ कर लिया, वकील बना और मुझे मालूम हुआ कि मुझे ये भी पसंद नहीं है। ओह माय गॉड। यानी ये इस्तेमाल होना कि साइंस छोड़ी, साइंस के बाद मैंने 2 और 4 और 6 और 9 साल और 3 साल प्रैक्टिस की। 12 साल के बाद मुझे मालूम हुआ मैं इस दुनिया का आदमी नहीं हूँ। तो फिर मुझे ये अच्छा लगा कि कोई बात नहीं, यानी आपके रास्ते कोई ये भी ठीक था, यानी मैं कामयाब वकील था, अभी भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मेरे पास लॉ की डिग्री है। मगर मैंने उसको फिर कन्वर्ट किया एक ऐसे डिपार्टमेंट की तरफ, प्राइवेट कंपनी में, जहाँ पे रिकवरीज और लीगल की असिस्टेंस की जरूरत थी। वो मेरी डिग्री वहाँ काम आ गई। एक बात मैं आपको बता दूं, आप कुछ भी फैसला कर लें वो आपके काम नहीं आएगा। कुछ भी कर लें, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई डिग्री छोड़ दें, यानी मायूसी की। मैं इसलिए आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि जिसने 9-10 साल या 12 साल वकालत के चक्कर में माँ बाप से दुश्मनी लेके स्कूल की मार खा के लिया, मुझे पता चला ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। तो इस तरह से वो चीजें हो जाती है। तो मैट्रिक में आप कोई फैसला करेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको शूट करे। जैसे ही आप ओ लेवल में आएंगे, ए लेवल में आएंगे, या आप एफएससी एफए में जाएंगे, आपका मिजाज बदल जाएगा, थोड़ा मैच्योर हो गए होंगे। फिर आप उस वक्त या तो इंजीनियरिंग में जाएंगे, कोई ऐसी चीज हमारे पास है भी नहीं, या मेडिकल में जाएंगे। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो फिर आप एक सब्जेक्ट लेंगे, तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। यानी इवन एमबीए में भी आप कई चीजों में मास्टर्स कर सकते हैं, कई चीजों में मेजर कर सकते हैं। दूसरी एक फील्ड में डायलॉग है कि सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कोई रिस्क ना लिया जाए। तो अगर आपने रिस्क ही नहीं लिया, आपने बच्चों पे खेला नहीं, आपने बच्चों को खुला छोड़ा नहीं, आपका हर बच्चा डिस्टिंक्ट है, यूनिक है। यानी जो मुझ में है वो मेरे बच्चों में नहीं है, मेरे बच्चों में उससे अच्छी क्वालिटीज हैं। उन्होंने अच्छे शहरों में वक्त गुजारा, अच्छी यूनिवर्सिटीज में। मैं कैसे उनको माजी में ले जाके या एमबीए करवा दूं, या मैं उनको एलएलबी करवा दूं। इसलिए बच्चे अपने पेरेंट्स अपनी 55 साल का तजुर्बा एक 15 साल के बच्चे पे आजमाए ना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात सर ने की है। हालांकि एक फैक्टर वही पेरेंट्स वाला है, लेकिन बात हम लोगों को वही करनी चाहिए जो बच्चे के मोड के लिहाज से। बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बच्चा बनना पड़ता है। सर एक और लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा, वो ये कि बच्चे डिग्रियां हासिल करने के बाद जॉब्स में जाते हैं, तो इंटरव्यू के सामने जब हमने जाना है, इंटरव्यू देना है, तब हम लोग बिल्कुल वो जब सारा कुछ रटे भी गए हैं वो सारे जीरो पे चले जाते हैं। कोई हेल्दी टिप आप हमें देना चाहें कि जो लोग अपनी डिग्रीज के बाद जॉब्स में जा रहे हैं और इंटरव्यू देने के लिए प्रेपरेशन बहुत जोर से कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद व्हेन दे कम ऑन द स्टेज वो ब्लैंक होते हैं? देखें, इंटरव्यूअर आपकी काबिलियत नहीं देखता, वो आपकी शख्सियत देखता है। और हम ज्यादातर यानी सवाल याद करते हैं कि पाकिस्तान कब बना था, ये कब हुआ था, तो वो तो ये देखता ही नहीं है। उसको पता है मेरे सामने एक लम्स का बच्चा बैठा हुआ है, मैं उससे क्या पूछूं, और जो बैठा हुआ है वो कौन सा लम्स का पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये तो गैप रहेगा। असल में वो आपको शख्सियत बतानी होती है और आपकी शख्सियत पे काम करें। शख्सियत से क्या मुराद है, आप झूठ ना बोलें, आप एतमाद के साथ बैठे, आप उसी ड्रेस कोड में जाएं। अब अक्सर लोगों ने बहुत ही फॉर्मल ड्रेसिंग यार, और वैसे वो नहीं होते। जो आप हैं आप अपने आप को ना एक्सप्रेस करें, आप इम्प्रेस करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप जाएं और अगर वो कुछ सवाल करते हैं तो आप कहें सॉरी सर मुझे नहीं पता। अपने दिल की इंटरव्यू तो आपका जो अंदरून है, आपका ब्रेन नहीं, आपके दिल में जो है आप बता दें। अक्सर लोग पूछे आपका नाम कहाँ से आया, तो कोई लेक्चर देता है। हम लोग पूरी स्टोरी ऐसे लिखा होता है हम लोगों ने, वो एक वर्ड का नाम पूछते हैं, हम पीछे पूरी गांव ददियाल परदाल क्या क्या मसाले दे रहे हैं। आपसे नाम पूछे थोड़ा सा ब्रीफ दे दें। जब वो मजीद इंक्वायर करे तो सिंपल ये कि उसको सुने, वो आपको देखना चाहता है ना, तो आप पहले उसकी जब बात समझेंगे तो आप बात करें। कोई चीज भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये कि जो आपका फॉर्मलिज्म है उसको आप छोड़ें, थोड़ा किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ दें। कॉन्फिडेंस नहीं भी है, जो आप हैं वो मतलब वही बात है कि यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ राइट वे। मासूम, मैं जब इंटरव्यू करता हूँ मुझे मासूम लोग अच्छे लगते हैं। जब मैं देखता हूँ कि उसको समझ में नहीं आ रही तो मैं अक्सर उसको मौका भी देता हूँ, क्योंकि जब आपने अप्लाई किया होता है एमबीए के बाद तो यू हैव टू एंटर एंट्री लेवल, वो बहुत बड़ी जात नहीं होती। मतलब यार ये बच्चा काम करेगा, इज वेरी इनोसेंट, तो वो यानी हमारे साथ चलेगा, हमारी बात समझेगा, और वो चूंकि मान रहा है इन चीज़ों को, इसलिए। और आखिरी बात ये है कि आप कोई भी जॉब करें, कोई भी किसी भी लेवल से, आप एमबीए हैं और अगर आप 1-2 साल बेरोजगार हैं तो इसका मतलब है कि आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थे ही नहीं, आपने इसको मास्टर ही नहीं किया हुआ। आपको तो 1 महीने में जॉब मिलनी चाहिए, फिर आप कहेंगे जॉब नहीं मिलती। मैं कहता हूँ राइडर बन जाएं, ड्राइवर बन जाएं,
किसी चीज में चले जाएं, कोई आपसे पूछे क्यों थे, उसे कहे सर एक्सपीरियंस किया था, एग्जैक्टली मैं लोगों को हैंडल करना जानता था, बिल्कुल मैं सुबह 9 बजे उठ के टाई पहन के जाता था, नौकरी मेरी छोटी थी, मैं बड़ा था तो मैं काम करता गया। और मैंने भी मैं आपको बताऊं कि मैं एक बहुत सीनियर पोजीशन से एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे मेरी तनख्वाह 3,000 रुपये थी और 3 महीनों में एक मल्टीनेशनल ने मुझे बताया कि आप इधर आ जाए, फिर वो एकदम से 3 महीने में 5,000 हुई और मैं खुद ही ऊपर आ गया क्योंकि मेरा एक लेवल था। इसलिए ना आप सिंपल सा है, फैसला करें, फैसला अगर गलत हो जाए तो आप अपने एक्शन से ठीक करें, किसी को इंस्पायर ना करें, किसी को इम्प्रेस ना करें, सच बोलें, किसी जगह से शुरू करें और खुद ब खुद मंजिल आपके पास है। एग्जैक्टली बड़ी बेहतरीन बात ये आपने की है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे ना, हम इतना गिरेंगे कि हम संभल ना पाए। अगर हम एक स्टेप से गिरते हैं तो हमारे लिए संभलना भी आसान है, वही बात है, और यही चीज हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। सो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू। और जितने अच्छे पॉइंट्स आपने हमारे साथ शेयर किए, मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरा ख्याल है ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था, मेरे लिए तो इटसेल्फ था, आप लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन आई होप आप इसमें से बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।